सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली इफ्ताब। सर क्या हाल है? सर जिम की मेंबरशिप ले ली है सर फर्स्ट हैप्पी न्यू ईयर। सर मेरे ख्याल में ये जिम की मेंबरशिप जो आपकी है, इसमें आप एटलीस्ट इस साल 4 दफ़ा तो जाएंगे। जी बिल्कुल, और वो इसी महीने में होगा। अच्छा, बस उसके बाद ख़त्म। सर देखिए, जो लोग सर हमारी तरह बिजी हो ना, सिर्फ जिम नहीं उस चीज़ में फिट हो सकता। ये एक लाइफस्टाइल चॉइस है जिधर हम अभी तक पहुंचे नहीं। हम अपने लाइफस्टाइल्स जो है उनको हम अभी इस तरफ लेके नहीं जा रहे, लेकिन सबको करना चाहिए। सर जिम सुना है बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, यकीन। और देखें अभी हम ना अपने लाइफस्टाइल से खुश हैं। हाँ। तो जब हमें ये तंग करना शुरू करेगा फिर हम भी जिम जाया करेंगे। जिम अमूमन इस तरह से शुरू होता है कि जब आपका लाइफस्टाइल तो ठीक रहता है, आपकी सेहत पीछे से कहती है यार मेरे लिए भी कुछ करो ना, तो वो उसलिए जाना पड़ जाता है। तो बेसिक बात वही है, मतलब मेडिकल रिपोर्ट हो या लाइफस्टाइल हो, कुछ भी आपके अंदर जब तब्दीली मांगे तो फिर ही आपने करनी है ना। अभी कोई चीज तब्दीली मांग ही नहीं रही। सर असल डेफिनेशन ऑफ अ डूअर यही है कि जब उत्ते पै जाए तो तब आपने जाके वो चीज़ करनी है। उससे पहले आपने खुद से नहीं करना सर, खुद से नहीं करना। ये हम बेसिकली बिल्कुल तजवीज़ नहीं दे रहे। यहाँ पे जो जिम जाते हैं हम बड़े उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम भी सर एक दिन बड़े होकर सर जिम रेगुलर जाएंगे यकीनन। सर बहरहाल सर आगे चलते हैं। आपने क्योंकि सर नए साल शुरू होने का तस्करा कर ही दिए जिम की सूरत में, तो सर आज की पहली जो हमारा पूरा ब्लॉक है, और शायद थोड़ा उससे आगे चले क्योंकि चीज़ें बहुत हैं कवर करने के लिए। तो सर हमारे हाथ एक ये पोस्ट ब्लॉग लगा। ये फ्रेड विल्सन है। ये वैसे तो एक वेंचर कैपिटलिस्ट है लेकिन एक ब्लॉगर भी हैं, और ये पिछले को 20 साल से प्रेडिक्शंस पेश करते हैं हर नए साल की शुरुआत में कि इस साल टेक में बेसिकली क्या होगा। आपको पता है हम अपने शो की एक थीम एक रखते हैं इस किस्म की है कि एक उसके अंदर एस्पेक्ट आना चाहिए जो कि टेक्निकल भी हो, टेकी भी। दुनिया के अंदर जो नई तरीन चीज़ें हो रही है जिनसे लोगों ने मुतासर होना है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने मुतासर होना है, उनको हम हमेशा प्रेजेंट करते हैं और उनको हम हमेशा जो है कोशिश करते हैं कि वो ऑडियंस तक पहुँचें। तो इसके अंदर सर जो तमाम पॉइंट्स हैं, तकरीबन 13 अदद, वो 13 के 13 पॉइंट्स जो हैं उनके ऊपर हम तफसीली गुफ्तगू तो नहीं कर पाएंगे, बट मुख्तसर गुफ्तगू के ज़रिए हम ऑडियंस को आगाह करना चाहेंगे कि फ्रेड विल्सन के हिसाब से ये प्रेडिक्शंस क्या हैं। हाँ, आया वो कोई ऐसे उनके पास कोई नॉलेज नहीं है कि आगे जाके क्या होना है। अगेन ये प्रेडिक्शंस हैं, लेकिन हैं क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग, तो हमने सोचा अपने शो पे एक एक करके इनको डिस्कस करें। जी ज़रूर, इसको एक एक करके डिस्कस करें और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उसकी एक वजह है, देखिए अमूमन जब हम प्रेडिक्शंस की बात करते हैं ना, तो वो होती हैं कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद दुनिया ऐसी दिखेगी। अच्छा, उसमें जाहिर है मतलब कुछ के बड़े क्लोज तुक्के लग जाते हैं। ये जो है ना, ये तो बहुत अच्छी इसलिए है क्योंकि वो कह रही है 2025 में क्या होगा। ठीक है, तो इवन इफ ही इज ऑफ बाय एन ईयर और 2, ये चीज़ें तो हो ही जानी है मोस्टली। एक तो हो जानी है सर। दूसरा सर, मैं हमेशा जब मैं पढ़ाता भी हूँ और खैर से आपसे भी डिस्कशन होती है, तो ये लोग रियलाइज़ नहीं करते कि टेक की जो एडवांसमेंट है जो पिछले को 20 साल में हुई है, वो कई दर्जे ज़्यादा है जो पिछले शायद 100 साल में हुई हो। आप उससे कंपेयर करें, मतलब टेक्नोलॉजी के अंदर, एडवांसमेंट के अंदर, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, स्टीम इंजन आया, उसने ये किया, फिर लोगों तक पहुंचा, बिजली, ये वो सब कुछ जो है उसका एक इफ़ेक्ट ऑडियंस कह लें या उसको कंज्यूमर तक बहुत देर बाद आया। अब जो भी चीज़ बन रही है सर, वो फ़ौरन आपके फ़ोन पे है या आपके डिस्पोजल पे है, आप यूज़ कर लें। सो पॉइंट भी है कि आम तमाम जो अवाम है दुनिया भर की, वो देर इन इट। अब जो एडवांसमेंट आती है उसके साथ जो एक रिलेशनशिप पैदा करना है आपने, उसको जो यूज़ करना है, वो बहुत जल्दी हो रही है। वो अब पिछले आज से कई दहाइयों पहले तक ऐसे मुमकिन नहीं था, अब बहुत जल्दी हो रहा है सारा कुछ। बिल्कुल। और देखें आज हमारा जो ज़रिया मुआश है, मेरा और आपका, वो मतलब इसके अलावा, इस शो के अलावा, वो शायद आज से 4 साल 5 साल पहले हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि ये भी हो सकता है। ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से हम कमा रहे हैं अब। अच्छा, ये जो बातें इसमें हैं, प्रेडिक्शंस हैं, इससे जो इस वक्त नए बच्चे देख रहे हैं उनको ये अंदाज़ा होगा कि उनको किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए और क्या चीज़ कैसे उनका ज़रिया मुआश बन सकती है। बिल्कुल, आपने अब निकलना है इस जोन से कि जी मैं BA कर लूँ
या MBA कर लूं, अब दुनिया जो है वो और तरफ जा रही है। बिल्कुल। तो सर शुरू करते हैं प्लीज़। पहला सर इनकी प्रेडिक्शन है, मैं अंग्रेजी में पढ़ के फिर उसका कोशिश करूंगा तर्जुमा जितना बेहतरीन मैं कर सकता हूँ कर दूँ। तो कहते हैं एप्पल एंड गूगल विल लेवरेज देयर एग्जिस्टिंग मार्केट पावर्स टू सरपास ओपन AI ChatGPT इन कंज्यूमर AI प्रॉम्प्ट्स बाय एंड ऑफ 2025। ये बेसिकली ChatGPT और ओपन AI जो है ये अब आपके AI टूल्स हैं जिनके अंदर आप प्रॉम्प्ट्स डालते हैं, उनके अंदर आप जो सवालात करते हैं, जो कॉन्वर्सेशंस करते हैं, वो ये कह रहे हैं 2025 के एंड तक गूगल और एप्पल का जो अपना नेटिव AI है वो इनको सरपास कर जाएगा। वो उसके ऊपर मेहनत ही उसी चीज़ पे कर रहे हैं। बिल्कुल। अब देखिए ना, ChatGPT जो है वो आपका गो टू बन चुका है AI प्लेटफॉर्म। वरना तो बहुत हैं, लेकिन आप सबसे पहले शायद लॉन्च हो गया, सबसे मशहूर हो गया फॉर वट एवर रीज़न। अच्छा भी होगा यकीनन, सबसे बड़ा डेटाबेस इनका होगा। वो क्या कह रहे हैं कि अब जितना लेवरेज है गूगल का और एप्पल का ये लगा देंगे। अच्छा वो क्या है, एक तो डाटा है, दूसरा क्या है, दूसरा पैसा है। अच्छा अगेन इनकी जितनी चीज़ें हैं ना उसमें पैसे का आपको ज़रूर कहीं ना कहीं अमल दखा नजर आएगा। इसका मतलब है कि अब ये अपना बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करने लगे हैं। यानी कि इस वक्त जितने लोग हैं जो स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं, और आपको पता है एप्पल और गूगल का स्टॉक बहुत महंगा है, उनके लिए ये एक खबर है कि अब उसमें से उनके पास जो फंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट होंगे। नतीजतन अगर ये टॉप पे आ जाते हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा कमाएंगे भी। लेकिन आप देख रहे हैं कि इनकी स्टैंडिंग शायद अभी स्टॉक एक्सचेंज में फॉर दिस 1 ईयर वो ना रहे जो इनकी है, या शायद बाय द एंड ऑफ द ईयर या नेक्स्ट ईयर ये और ऊपर चले जाएं। सो अगेन अगर ये बात ठीक हो जाती है तो इसमें इन्वेस्टर्स के लिए निशानी सर। एक तो ये देखिए, दूसरा सर एक्सक्यूज़ मी, जब आप ChatGPT पे जाते भी हैं और अब अपना लॉगिन क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर आपको फिर भी अपना गूगल ID या एप्पल ID जो एक्सक्यूज़ मी उनका डेटाबेस जो है वाइडर है। दूसरा सर गूगल की तो इसी साल ये खबर आई थी कि देखिए सर AI को पावर करने के लिए एक तो डेटा यस कॉन्स्टेंटली आपने फीड करना है, बट उस सारे को हैंडल करने के लिए आपको जितनी सर्वर पावर चाहिए वो बहुत ज़्यादा है। सो अब ये तो जायंट्स ऑफ द इंडस्ट्री हैं। सो गूगल ने तो तकरीबन 5 से 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं वो बनाने का फैसला किया है जो पावर करेंगे इस चीज़ को। मतलब वो जो पावर होगी वो मतलब अनमैच्ड है। सो वो कभी इस तरह की चीज़ हमने देखी नहीं। एप्पल ऑन दी अदर हैंड जो है उनका एक अपना सिनेरियो है। मतलब और जो जब सर आपके पास इतनी बड़ी यूज़र बेस हो और उनको आप इस चीज़ें अभी मतलब इनके अपने अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर थोड़ा बहुत AI है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो बट देन अगेन जो ये बात हो रही है वो ये हो रही है कि ChatGPT को जब ये सरपास कर देंगे, इसका मतलब है जो ChatGPT 4 बेसिकली जिसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं आपको, वो जो चीज़ आपको ऑफ़र कर रहा है वो ये जो प्लेटफॉर्म्स करेंगे गूगल और एप्पल जो है वो उससे फार सुपीरियर होनी चाहिए। बिल्कुल। और आखिर में वही बड़ी बात कि कितना फ़ंड चाहिए होगा इस चीज़ के लिए। जिस तरह से आपने फरमाया कि ममालिक जो हैं, मुल्क जो हैं, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाते हैं, बनाते हैं, और जाहिर है इनको भी कोई शहरों को रोशनी देने के लिए एग्जैक्टली इनको भी कोई मुल्क ही करके दे रहा होगा। ये तो खुद नहीं कर सकते, लेकिन उसको क्योंकि वो सिर्फ इनके लिए कर रहा है वो मुल्क, तो इन्होंने फंड किया है। सो अगेन इनकी किटी में से कितना कैश निकला होगा, सो उससे कितनी स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होगी, वॉलेटाइल होगी। ये बड़ी मजेदार चीज़ है। बिल्कुल सर। और इसका अगेन आप नेक्स्ट ईयर जो है ये साल भी था, अब अगले साल एवरी ईयर ऑनवर्ड्स AI का दौर है, उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। आगे चलते हैं सर प्लीज़। राइड हेलिंग सर जो है आपकी जो गाड़ियाँ यहाँ पे भी 2-4 आपकी थी, अब 2 रह गई हैं, 3 रह गई हैं जिनके ऊपर आप सफ़र करते हैं, उसके अंदर ड्राइव करते हैं अराउंड। तो सर ये कहा जा रहा है कि वेमो जो है एक और ऊबर के मुकाबले में अमेरिका में जो ऊबर है विल सरपास ऊबर इन राइड्स टेकन इन सैन फ्रांसिस्को एंड LA बाय एंड ऑफ 2025। सो सैन फ्रांसिस्को और LA बहुत ज़रूरी डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ये सिस्टम ही सारा शुरू वहाँ से हुआ था। जो यहाँ पे आप इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं ये वहाँ की एक बनावट थी जो बेसिकली फिर दुनिया भर में आ गई। तो अब सर इसका मतलब है सर ये एक इतना नॉर्म बन चुका है एक शख्स के लिए कि मतलब मोबिलिटी कि यहाँ तो चलें, अब उसके ऊपर हम बहुत डिबेट कर सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे, ऐसी एप्लीकेशंस थी जो अच्छी चलती थी, फिर वो ख़राब होना शुरू हो गई, अब गैप क्रिएट हुआ और आ गई, अब वो भी ठीक चल रही होंगी आई एम अज्यूमिंग। बट अमेरिका के अंदर अगर इन 2 शहरों में ये अगर सरपास वेमो जो है कर रही है ऊबर को, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब सर हुआ कि आप बेहतर प्रोडक्ट जब भी देंगे तो पुराने जो बैठे हुए जगरनॉट्स उनको हरा भी सकते हैं।
यकीनन एक ये, और दूसरा जिस तरह से आपने कहा सारी टेक निकलती कैलिफोर्निया, LA, सैन फ्रांसिस्को उस पट्टी में से है, तो अब ये पिछले ऊबर वगैरह भी वहीं से निकले थे, अब अगर ये भी वहाँ से आके उसको बीट कर रही है तो देखिए, चाहे मुल्क हो, चाहे कोई आइडियोलॉजी हो, चाहे कोई कंपनी हो, वो हर वक्त या तो ऊपर जा रहे होते हैं और या फिर नीचे आ रहे होती हैं, स्टैग्नेंट रह ही नहीं सकते। सो अगर ये जो कंपनी है जिसका आपने नाम लिया है जो इसको सरपास करने लगी है, तो ये वहाँ तक महदूद नहीं रहेगी, ये फिर आप कुछ अरसे में इसको यहाँ भी देखेंगे। और अगेन इसका मतलब है इट्स अ गुड स्टॉक टू बाय इफ हिज प्रेडिक्शन इज राइट। हिज प्रेडिक्शन इज राइट। और अगेन सर, ये जो हैं राइड हेलिंग ऐप्स जो होती हैं, इनमें मसाइल भी इनके अपने हैं, लेकिन सर आप एक शख्स जो है अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह सेफली, कन्वीनियंटली अगर पहुँच रहा है, तो अगेन ये जो ऊबर ने किया था दुनिया के अंदर, जो दुनिया में उसने एक निज़ाम ही चेंज कर दिया हुआ है। तो यही होता है सर कि बुनियाद को और रखता है, उसके बाद डेवलप और लोग करते हैं, उसके अंदर बेहतरियाँ लाते हैं और चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ऐसा ही निज़ाम। बिल्कुल, आगे चलते हैं सर प्लीज़। सर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तीसरा पॉइंट, ये हमसे डायरेक्टली अप्लाई करता है। कहते हैं सर ये फ्रेड विल्सन साहब, डायरेक्ट बैंक टू बैंक पेमेंट्स विल सरपास क्रेडिट कार्ड इंटरचेंज पेमेंट्स इन फ्यू कैटेगरीज इन US इन 2025। सो बेसिकली वो कह रहे हैं कि बैंक टू बैंक ट्रांसफर्स जो हैं, जो क्रेडिट कार्ड की जो इंटरचेंज पेमेंट होती है, उससे बहुत आगे निकल जाएगी 2025 के अंदर। लोग अब इस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं। तो ये तो मतलब एक बिल्कुल स्पेसिफिक बात कर रहे हैं ना कि फ्यू कैटेगरीज। मैं इसको पाकिस्तान में फ़ौरन अप्लाई कर देता हूँ सर कि अब जो आपकी बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं उनका एक निज़ाम इतना बेहतरीन हो चुका है, अब इतनी वो अच्छी चल रही हैं, उनके पीछे टेक जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आपको एक शख्स से ट्रांसफ़र एक्सचेंज ऑफ मनी जो है, कॉमर्स जो है करने के लिए कोई इतनी मुश्किलात नहीं पेश आती। एक तो ये, दूसरा वो ज़माने सर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं कि जी कैश लेके दें किसी को, वो जाए बैंक के अंदर डिपॉजिट कराए फलाने के अकाउंट में, आपके अकाउंट में कैश है, आपका पास अकाउंट नंबर है, आप अगले के अंदर। सो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र्स जो हैं वो मज़ीद बढ़ेंगी और उसके अंदर कैटेगरीज पर बहुत वास्ट हो जाती है ना सर। यकीनन। और ये जिस तरह से आपने कहा ना, ये 3 कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, ये तो इस साल की बात कर रहे हैं ना 2025। ये आगे जाते हुए ये 3 कैटेगरीज तक महदूद नहीं रहेगा, ये बढ़ जाएगा और ये पाकिस्तान पे एप्लीकेबल, आपकी बात ज़्यादा सही है कि ये आज से है और अमेरिका शायद इसको हमें फॉलो करे। उसकी वजह ये है कि देखें, एक आपका एक बैंक होता है, उसमें आपका अकाउंट होता है, उसका आपके पास डेबिट होता है, उसी की आपके पास ऐप होती है। जहाँ तक बात है ना क्रेडिट कार्ड की, क्रेडिट कार्ड में बीच में एक तीसरी फैसिलिटी आ जाती है, वो वीज़ा या मास्टर या वो सारा कुछ। अब आप किसी भी मतलब पाकिस्तान में दुकान के ऊपर जाते हैं और वो कहते हैं कि जी क्रेडिट कार्ड के ऊपर 2.5% या 2% चार्ज है। आपको वो साथ ही कहता है कि अगर आप डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में कर दो तो कोई मसले वाली बात नहीं। और जिस तरह से आपने कहा कि अब वो एक टैप से आप उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हो, तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी हो चुका है। ये ऑलरेडी हो रहा है। इसका सिर्फ अगर हमारे जो मौजूदा कमर्शियल बैंक्स हैं उनको अगर एक चीज़ करने की ज़रूरत है शायद, वो ये है कि जो शायद हमसाये मुल्क में एक हद तक हो रहा है कि इस प्रोसेस को आसान करें, क्योंकि प्रोसेस मुश्किल है। आप किसी से अकाउंट नंबर मंगवाएं, उस अकाउंट को ऐड करें, OTP डालें, 1 या 2 डालें, उसके बाद वो अकाउंट क्रिएट होता है, फिर उसके ऊपर जाएँ, फिर पैसे ट्रांसफ़र करें। मतलब हर शख्स जो है उसके लिए यह शायद एक मुश्किल अमल हो करने को। अलबत्ता अगर आप QR कोड वाला सिस्टम कर दें, जो हमसाये मुल्क में हो रहा है कि जी मेरा ये QR कोड है, आपकी ऐप पे इसको स्कैन करके अमाउंट लिख दें तो मुझे सेफली ये अमाउंट पहुंच जाएगी। तो सर दौर असल में है वॉल्यूम का। अब मतलब बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शंस अगर आप कई लाखों करोड़ों की, वो तो अमूमन होती भी नहीं, वो तो अभी भी पे ऑर्डर्स या चेक्स के ज़रिए होती हैं। हाँ, जो अलबत्ता आपकी स्मॉल ट्रांजैक्शंस हैं, जो मतलब नॉर्मल आपकी ग्रोसरी स्टोर ट्रांजैक्शंस कह लें या पेट्रोल पंप ट्रांजैक्शंस कह लें, उनके लिए अगर आप कैशलेस और कार्डलेस भी एट द सेम टाइम हो जाएं कि यार QR कोड है, आपके अकाउंट में पैसे रखो, स्कैन करो, मुझे इतने पैसे लेकर टैप करके भेज दो, ओके जी मुझे मिल गया, खुदा हाफिज़। तो ये बेसिक बात हो रही है। एग्जैक्टली। और वो बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा, हमसाया ममालिक में तो अब जो पानीपुरी बेच रहा होता है, जो डोसा बेच रहा होता है, रेडी पे भी QR कोड लगा होता है और लोग टैप कर रहे होते हैं और मशीन बोल रही होती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और बस। और वो यूजेबल फंड है, वैसे नहीं है कि वो जो शख्स है उस फंड को यूज़ नहीं कर सकता, वो यूजेबल फंड। बिल्कुल सर आगे चलते हैं प्लीज़। सर ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये डायरेक्ट सर इसका ताल्लुक है, मेरा अपना ख्याल है, जो मैंने पॉइंट पढ़ा है,
कोविड से भी ताल्लुक़ रखती हैं। तो सर मैं पढ़ देता हूँ पहले। डिसेंट्रलाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल अट्रैक्ट्स मिलियंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स and produces a favorable outcome, and Trump's FDA not only approves the drug but celebrates the approach। ये बेसिकली बात ये हो रही है कि क्लिनिकल ट्रायल्स ये होती हैं कि आपकी कोई नई आपने ड्रग मुतारफ़ करानी है, किसी बीमारी की दवाई आपने मुतारफ़ करानी है किसी बीमारी को हल करने के लिए, उसके इलाज करने के लिए, तो उसमें क्लिनिकल ट्रायल्स होती हैं। ये फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो FDA है अमूमन दुनिया की एक बड़ी है, कंट्रोवर्सी उधर भी है लेकिन उसके बारे में बात नहीं करते, बट वो प्रूव करती है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स में 5-10 साल लग जाते होते हैं एक दवाई को नए मार्केट में लाने के लिए। कोविड में हमने देखा सर कि जो वैक्सीन्स थी उसके अंदर जो रेड टेपिज्म जब ख़त्म किया तो कोविड वैक्सीन बहुत जल्दी आ गई, और उस एंटी वैक्सर्स भी हैं बट चले जिन्होंने लगवाई है वो तो यही मानते हैं कि भाई उसी से बचे रहे जो मर्जी है। पॉइंट भी है कि सर अब वो कह रहे हैं कि भाई एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम बना देंगे, मतलब ये एक कोई भी शख्स जो है वो करवा सकता है क्लिनिकल ट्रायल, और वो सारी क्लिनिकल ट्रायल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जो FDA है, डोनाल्ड ट्रंप के अंडर जो FDA चलेगी वो ये कह रही है कि ना सिर्फ ये अप्रूव करेगी, वो ये कह रहे हैं वो बल्कि सेलिब्रेट करेगी कि ये कितनी अच्छी अप्रोच है कि आप एक तकरीबन हुकूमती निज़ाम से बाहर निकल के आप एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच लेंगे टुवर्ड्स क्लिनिकल ट्रायल्स। तो सर मेडिसिन के अंदर भी ये एक चेंज आ जाए। बिल्कुल। अच्छा, वो यहाँ अमूमन तो लोग इसको पढ़ के खुश इस वजह से हो रहे होंगे कि अच्छा जी अब जो प्रोसेस है वो तेज़ हो जाएगा। मैं इसमें आपको एक और पहलू भी शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि दुनिया ना बदल गई है। सो पहले जो प्रिवेसी का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, पहले लोग नहीं चाहते थे कि किसी को पता लगे कि मैं मेरी मूवमेंट क्या है, मैं कहाँ आ जा रहा हूँ, मैं दिन में क्या करता हूँ, मेरे बच्चे कैसे दिखते हैं, मेरी बीवी क्या करती है। ये पुराना दौर था। अब तो आप देखिए कि अब तो ये मजाक किया जाता है कि आजकल की जो जनरेशन है वो बाथरूम जाने से पहले इंस्टाग्राम पे करती है कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ, वो बाथरूम से निकल के करती है कि मैंने फ्लश दबा दिया और अब वो सब गायब हो रहा है। तो हर चीज़ तो आप खुद आप शेयर कर रहे हो, अपनी लोकेशन तक आपने हर वक्त ऑलवेज ऑन की हुई है, तो अब वो मसला नहीं है। सो इसी तरह आपका शायद टाइम सर मैं ये कहने लगा कतक कलामी माफ़, हम इसी आपके पॉइंट से वाले पॉइंट से वापस आएंगे। हमने जाना है यहाँ पे एक ब्रेक के ऊपर, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे ये फ्रेड विल्सन साहब की प्रेडिक्शंस हैं कुछ, तो इसमें से हम एक पॉइंट पे पहुंचे थे जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स जिनके ज़रिए से आपको दवाइयाँ नई नई मिलती हैं और वो कई जो आपकी बीमारियां होती हैं उनको हल करते हैं, तो उसके ऊपर आपका पॉइंट क्या है? जी, सो मैं मुख्तसरन ये कह रहा था कि क्योंकि दुनिया बदल चुकी है, जिस तरह प्रिवेसी का कॉन्सेप्ट बदला है ना, इसी तरह अब हो क्या रहा है, पहले आपको जब आपने ट्रायल्स करवाने होते थे तो बड़ी मुश्किल से आप लोग ढूंढते थे। वो एक तरीक़ाकार होता है ना, लोग ढूंढते हो, आधों को प्लेसिबो देते हो, आधों को दवाई देते हो, फिर आप देखते हो कि उनका क्या वो सारा कुछ हुआ है, तो उनको ढूंढना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे, फिर वो खैर उसमें और किस्म की कंट्रोवर्सीज आपको पता है कि वो सरकार आ जाती थी कि किसी को फोर्स तो नहीं किया। तो अब तो हो क्या रहा है कि सिर्फ मशहूर होता है कि फ़लानी चीज़ के लिए कोई दवाई आई है या आने वाली है या उसका ये जो है वो सब्सटेंस है, तो रेडिट और इस तरह की जगहों पे लोग पता नहीं किस तरह ब्लैक इंटरनेट, डार्क इंटरनेट से एक्वायर करके तो अपने ऊपर टेस्ट करके तो बड़े बड़े ब्लॉग्स लिख रहे होते हैं कि जी मैंने खाया, मुझे ये महसूस हुआ, वो महसूस। सो अब तो लोग जो हैं अपने ऊपर टेस्ट करना चाहते हैं, मतलब आप इसको अच्छा कल्चर कहें, बुरा कल्चर कहें, अब जब ये हो ही रहा है तो अगेन अगर इसके बाद ये तरीका है इस सारे प्रोसेस को फास्ट करने का, तो वाई नॉट। और सर ये बड़ी देर से हो रही है क्लिनिकल ट्रायल्स जो है, वो तो एक पुरानी चीज़ है इन द सेंस के आपका जो अपना डॉक्टर है वो कहते हैं जी नई ट्रायल चल रही है, आपको बाकी हम जो कर सकते थे मौजूदा दवाइयों के साथ वो तो कर लिए, क्लिनिकल ट्रायल चल रही है, उसमें ये रिस्क फैक्टर है, आप अच्छे कैंडिडेट है, आप आ जाएँ। उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंशन से ये होगा ज़्यादा लोग उसके अंदर आएंगे, ज़्यादा लोग जब उसके अंदर आएंगे तो उसके अंदर से नतीजे जो हैं बेसिकली सर जो कोविड वैक्सीन वाली पॉलिसी थी यार कि अगर हम रेड टेप कम करके एक अच्छी चीज़ जो लोगों को लग सके दे सकें, हम बन सकती है, तो उसको हर चीज़ पे कर लो, तो ये अच्छी चीज़। सर आगे चलते सर ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। कहते हैं जी एक हाउस कीपर रोबोट, मतलब घर का, इसको मतलब ट्रांसलेशन क्या होगी सर, घर के
मुलाजिम कह लेंगे जी बिल्कुल, हाउस हेल्प रोबोट जो है जूडी के नाम से, वो डायसन एक कंपनी है बहुत मशहूर अमेरिका की, वो एक मैसिव सक्सेस बनेगा और उनकी प्रेडिक्शन है कि मिलियंस ऑफ यूनिट्स बिकेंगे। तो सर यहाँ पे तो ये चीज़ ये कल्चर जो है बड़ा देर से है यहाँ पे चल रहा है कि मैं हाउस हेल्प एक चीज़ है यहाँ पे जो मतलब जो अफोर्ड करते हैं वो उसको रखते ही रखते हैं। बट अमेरिका जैसे और बाकी महज़ब ममालिक जो हैं वहाँ पे ये एक कल्चर नहीं है, तो उन्होंने उसको थ्रू रोबोटिक्स जो है वो चेंज कर रहे हैं। तो इसके बड़ा लिंक बनता है सर पाकिस्तान के साथ। हाँ जी, देखिए वैसे तो हम उनकी फिल्मों में बड़ा पुराने देख रहे हैं, वो रॉकी 4 में भी एक रोबोटिक हाउस हेल्प थी सिल्वेस्टर स्टैलोन के पास। लेकिन बुनियादी बात ये है कि मैं ये पढ़ के ना बहुत सैड हो गया हूँ, और इसलिए नहीं कि वो लोग ये कर रहे हैं, उनको मुबारक हो, रोबोट्स अगर उनके घर पे सर्व करेंगे बिरयानियाँ। लेकिन मैं इस वजह से सैड हो गया हूँ कि पाकिस्तान के जो हालात हैं कि हम अपने बच्चों को जो है ठीक खाना नहीं दे पा रहे, ठीक आबो हवा नहीं दे पा रहे, ठीक एजुकेशन नहीं दे पा रहे। सो हमारे बच्चे स्टंटेड हैं और ग्रोथ रेट हमारा पॉपुलेशन में कम नहीं हो रहा, वो बढ़े जा रहा है। तो ऐसे हालात में ये जो इतनी बड़ी हम एक बच्चों की तादाद तैयार किए बैठे हैं जिन्होंने एंड उनका यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हाउस हेल्प बन सकते हैं, तो मैं बहुत दुखी होता हूँ ये सुन के अपना पाकिस्तान का फ्यूचर सोच के। सर बिल्कुल, मतलब इन द सेंस आप कह बेसिकली हैं कि इस प्रोडक्ट की यहाँ एप्लीकेशन कभी होएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे एट फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट दूसरी चीज़ आपको इंसान मिल जाएगा जीता जागता आपके हाउस। और वो भी सर बड़ी गलत चीज़ है कि अब किसी दिन बैठ के तफसीली बात करेंगे कि मतलब जो अंडर एज लोगों को रखते हैं हाउस हेल्प के लिए, वो भी फिर वो तो बाकायदा क्राइम है। उनको एक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि ऐसे आपने नहीं करना, मतलब ये बहुत गलत चीज़ है। इसको हम किसी दिन और दिन बैठ के तफसीली बात करेंगे। सर इसमें आगे चलते हैं। सर ये भी पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है कि एक AI डॉक्टर, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए डॉक्टर, जिसकी पर्सनैलिटी होगी, मिस्टर रॉजर्स एक TV शो होस्ट करते थे अमेरिका में बड़ा मशहूर, विल ट्रीट मिलियंस ऑफ पेशेंट्स एट ज़ीरो कॉस्ट। मतलब ज़ीरो कॉस्ट पे 2025 के साल के अंदर ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि AI वर्जन आ जाएगी डॉक्टर्स की। ये तो सर देखें बड़ी देर से हम यहाँ पे कर रहे हैं। एग्जैक्टली मतलब गूगल डॉक्टर जो है वो तो एक चीज़ है, लेकिन उसके अंदर रिफाइनमेंट नहीं है, वो आपको किसी और तरफ ही ले जाती है बात। और अगेन मैं तो बड़ा सख्त इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ जो लोग सेल्फ मेडिकेट करते हैं, जो लोग अपनी सेहत जो है उसको एक मतलब सर्च इंजन के हाथ में डाल देते हैं कि जी गूगल कह रहा है कि यार आपको फलानी चीज़ें तो दो ये वाली गोलियां खा लें तो शायद आप ठीक हो जाएं। हाँ, लेकिन नीचे अगर पढ़ें जाके कि अगर आप ये गोलियां खाएंगे और अगर आपको ये नहीं है तो आपके साथ ये भी हो जाएगा। सो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बहुत लोगों को सर बहुत आदत है इस चीज़ की कि वो खुद से डॉक्टर बनना चाहते हैं कि यार मुझे तो अपने सिस्टम का पता है तो मैं तो यही चीज़ खाऊँ। देखिए जिस तरह से आपने कहा ना कि पाकिस्तान में तो ये बड़े अरसे से हो रहा है, क्योंकि हम गूगल सर्च करते हैं और हम उसके बाद फार्मेसी जाते हैं और फार्मेसी हम दवाई का नाम लेते हैं और अमूमन बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के हमें दवा मिल जाती है। सो ये जो बाहर अगर अमेरिका और महज़ब ममालिक की बात हो रही है ना, तो वहाँ पर अगर एक गूगल डॉक्टर होगा, मतलब नॉट गूगल बल्कि एक AI डॉक्टर। सो AI डॉक्टर जो है वो आपको प्रिस्क्रिप्शन देने से पहले कम से कम आपसे 6-8 टेस्ट करवाएगा जो कि एक रेगुलर डॉक्टर करवाता है। उसके बाद वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा जिसकी बदले में आपको शायद वहाँ पे फार्मेसी दवाई दे देगी। अगेन जब एक तरफ आप जब कह रहे हैं ना कि FDA कह रहा है कि जी हम सारा गवर्नमेंट से हटा के हम खुला करने लगे हैं क्लिनिकल ट्रायल्स को, तो फिर दूसरी तरफ ये भी है कि एक बंदा, मतलब जाहिर है वो हमें पता है अस्पताल किधर है, हमें पता है क्लिनिक किधर है, लेकिन एक बंदा की अगर चॉइस है कि वो खुद अपना इलाज मतलब एक AI के थ्रू करवाना चाहता है और उसके बाद वो जाके अपनी मतलब कंसेंट के साथ दवाई मांगता है, तो फिर ठीक है दे दें। हाँ सर, देखिए ना वहाँ और यहाँ पे तो एक और फ़र्क है। एक तो ये है कि ओवर द काउंटर आपको दवाई मिल जाती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने लोकल फार्मासिस्ट को भी डॉक्टर मानते हैं कि जी आप बताएं मुझे ये मसला है तो मुझे कौन सी दवाई लेनी चाहिए। अब फार्मासिस्ट को बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हो, वो शायद मतलब इतने संजीदा नोयत के जो बीमारियाँ नहीं होती, ज़ुकाम शिकाम वगैरह में क्या यार ये कॉम्बो आप ले लें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि इतने साल से जो बहुत ज़्यादा बीमारियों की तादाद है उनका एक्सपीरियंस हो गया होगा, दैट्स फाइन। बट हाँ, आप उसको किसी को जाके अगर कहें जी कि मेरे जो है क्रॉनिक किस्म की मुझे ब्लड प्रेशर, किडनी, हार्ट चार्ट का मसला है, तो वो क्या आप ये वाला बेटा ब्लॉकर खा लें, तो वो तो ठीक नहीं है सर, और यहाँ पे हो रहा है वो बिल्कुल। लेकिन ये जो है ना, क्योंकि जाहिर है डॉक्टर ये AI डॉक्टर अमेरिकन होगा, वो उसको बैक कर रही होगी कोई एक बहुत बड़ी कंपनी,
तो वो जो है लीगल सूट्स बर्दाश्त नहीं कर सकती। सो जिस तरह से आपने बताया ना कि जब वो 6-8 टेस्ट करवाने के बाद जब तक बिल्कुल सर्टन नहीं होगा वो दवा लिख के नहीं देगा। वो AI डॉक्टर भी बहुत केसेस में यही कह देगा कि सी योर लोकल डॉक्टर, गो टू योर लोकल फिजिशियन। तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पे भी अगेन ये कल्चर जो है ये डेवलप करें कि अगर ज़्यादा कोई सीरियस चीज़ है या नॉन सीरियस भी है और अगर आपको दवाई खाने लगे जो आपको पहले कभी प्रिस्क्राइब नहीं हुई तो प्लीज़ गो टू अ डॉक्टर। उन्होंने एम 12-13 साल इतनी मेहनत नहीं की, वो डॉक्टर किसी वजह से बने हुए हैं। हाँ उसके अंदर क्वैक्स होते हैं बट वो एक टॉपिक फॉर एन अदर डे है। बिल्कुल। सर आगे चलते हैं। तो सर ये भी क्योंकि AI की बात कर रहे हैं तो AI की बात कर लेते हैं। तो कहते हैं सर ये कि एन AI प्रोड्यूसेस एन एनिमेटेड फीचर फिल्म दैट इज़ नॉमिनेटेड फॉर एन ऑस्कर। सो बेसिकली जो एनिमेशन होती है उसकी एक जो फिल्में बहुत होती है, मतलब पूरी कैटेगरी ऑस्कर्स के अंदर जो आज से कई साल पहले नहीं थी कैटेगरी, डेवलप हुई ये पिक्सार डिज्नी वगैरह की वजह से। तो कह रहे हैं कि AI एक पूरी की पूरी फिल्म बना देंगे जो इतनी अच्छी होगी कि वो ऑस्कर नॉमिनेट होगी। ये तो सर गेम चेंजिंग चीज़ है ना। ये गेम चेंजिंग चीज़ है। वैसे इसमें ना ये करने का देखिए ये ज़रा उनका ना लॉन्ग शॉट है। ये तो बिल्कुल तुक्का लगाया उन्होंने, ठीक है, क्योंकि वो तो ज़रूरी तो नहीं है कि इसी साल हो, मतलब वो तो हो सकता है इस साल ना हो, लेकिन ये करने का एक आसान तरीका भी है और वो ये है कि ऑस्कर्स जो हैं एक अलहदा कैटेगरी बना दें कि मूवीज़ मेड बाय AI, तो उसके अलहदा से अवार्ड शुरू कर दें। तो ये तो बिल्कुल डूएबल है। वो आएगा कॉन्सेप्ट पर ऊपर ऑस्कर लेने के लिए, ये एक मसला है ना उसके अंदर। सर वो जिस ये AI देखें, वो जिस तरह कि गूगल अपना AI बना रहा है, चैट का GPT का अपना है, उसको जिसकी भी फर्म है, कोड भी नहीं, वो तो अब तो एक दफ़ा AI का मतलब ये है ना कि अब से वो इंटेलिजेंस जो है अपनी वो खुद सीख रहा है। हाँ। सबसे पहले कोड किया था वो भी मल्टीपल लोग होंगे, बेसिकली तो इदारे का सरबराह आ जाएगा। थैंक यू, हमने ये किया सर, बहुत अच्छा आइडिया। और देखिए ऑस्कर्स भी इन इट सेल्फ हमेशा कंट्रोवर्शियल हो जाते होते हैं। उनके अंदर होस्ट का मसला और चीज़ों का मसला, जूरी का मसला, बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। लेकिन अगेन अब टेक क्योंकि आ रहा है तो देखें ना, अगर कोई टेक पूरी फिल्म बना सकता है तो फिर आप AI को कन्वेंशनल फिल्म्स के अंदर भी आप उसको बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए। मतलब अगर आपने रीराइट्स करने हैं, कुछ भी करना, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये कोई इतनी वाइल्ड थॉट नहीं है कि ये करें। बारह सर ये हमारा ये वाला पॉइंट रहा, अभी सर और पॉइंट्स रहते हैं। तो सर यहाँ पे अलबत्ता हमने जाना है चूँकि ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर इसी लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं सर, प्लीज। अभी काफ़ी हमने कर ली, कुछ पॉइंट्स रह गए तो मैंने कहा सर आज फिर हम ख़त्म ही कर छोड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये पॉइंट जो है कि सर NFT आर्ट, सो NFT आर्ट एक 2023-24 के अंदर एक चीज़ आई कि जो आपका बेसिकली एक डिजिटल सॉर्ट ऑफ आर्ट फॉर्म है जिस पर कमोडिटी है जिसको आप शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे पैसे, मतलब पुरानी मीम्स भी हो सकती हैं, वो किसी और किस्म दुनिया की हर चीज़ जो है वो NFT आर्ट कंसिडर की जा सकती है। तो 2024 में तो तकरीबन उसका एंड आ गया था, मतलब जिन्होंने इतने पैसे खर्चे थे उनकी उसकी वैल्यूएशन जो है बहुत नीचे चली गई। ये कहते हैं कि एक कमबैक आ रहा है और एक बड़ा रिमार्केबल कमबैक आ रहा है, क्योंकि जो म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट मोमा जो है उन्होंने परचेज़ की है बेसिकली एक NFT और एक अनडिस्क्लोज सम के लिए। सो बेसिकली अब म्यूज़ियम्स जो हैं उसको एक मॉडर्न चीज़ को अपने उसके अंदर एक एज एन एग्जिबिट लेकर आ रहे हैं। वो जो भी उसके अंदर वैल्यूएशन का प्रोसेस है वो करके, और इसके अंदर पैसे जो है इन्वॉल्व होंगे, तो बेसिकली इसको एक नई हाइप मिल जाएगी। इनकी प्रेडिक्शन है। मैं इससे 100% अग्री करता हूँ और उसकी वजह ये है कि NFTs मेक लॉट ऑफ सेंस। ये जब लॉन्च हुए और उसके बाद जब ये कोलैप्स कर गए तो उसकी वजह ये थी कि आपको याद हो, मतलब जिस तरह से जब प्रॉपर्टी पे बूम आया होता है तो हर किस्म की जाली हाउसिंग सोसाइटी भी चल पड़ती है, और जब स्टॉक एक्सचेंज पे बूम आया होता है तो हल्के शेयर्स भी आगे चल जाते हैं। लेकिन जब वो बूम ख़त्म होता है तो फिर सही जगह, तो अब जिस जगह पे हम ये आज बैठ के शो कर रहे हैं ये बड़ी सेंट्रल लोकेशन है, ये बड़ी प्राइम प्रॉपर्टी है, इसकी एक ज़रूरत है, ये तो नहीं ख़त्म हो सकती। सो इसी तरह वो जो था ना कि किसी ने अगर कोर्स किया हुआ है 3 महीने का ग्राफिक डिज़ाइन का, तो उससे पूछो कि क्या कर रहे हो, वो आज से 2 साल पहले NFTs बना रहा था, तो वो ज़ाहिर है कोलैप्स होना था। बट आप देखें जो आर्ट फॉर्म है उसके हमेशा से वो पैटर्नेज पे चली है। आज भी
बड़े से बड़ा आर्टिस्ट ले लें, आबिदा परवीन हो या आतिफ असलम हो, जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते, वो यूट्यूब पे पहले इश्तिहार देखते हैं फिर उनका गाना सुन लेते हैं। जिनके पास उससे ज़्यादा पैसे होते हैं वो बगैर इश्तिहारों के उनको कॉन्सर्ट पे देखते हैं, अपने बिल्कुल सामने परफॉर्म करता। जिनके पास उससे ज़्यादा पैसे होते हैं वो उनको अपने घर पे बुला के परफॉर्म करवाते हैं। बात ये है कि ओनिंग अ पीस ऑफ आर्ट जो है उसकी कभी भी ख्वाहिश ख़त्म नहीं हो सकती। आपको वैन गो जितना देखना है वो म्यूज़ियम पे पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आपका पीपल विल पे एनी प्राइस ऑफ मनी टू कीप दैट इन देयर हाउस, जो कि इम्पॉसिबल सी चीज़ है। तो NFTs उसको मुमकिन बना देते हैं। और NFTs यहाँ तक मुमकिन बना देती हैं कि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप पूरी पेंटिंग या पूरा गाना कर सको, तो आप उस गाने का 19वां हिस्सा खरीद लो। ठीक है, एक तो ये है कि वो पूरी दुनिया के पास नहीं है, सिर्फ आपके पास है, और फिर ये है कि आप 19 मिलके उसकी एक पूरी एग्जीबिशन करवा लो। सो दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। मुझे तो सिर्फ अगर वो पहले एक गलत किस्म का बूम ना आया होता तो ये पहले भी कोलैप्स ना करता। एंड दिस आई बिलीव इज द फ्यूचर। सर तो फिर बेसिकली आप कह रहे हैं आप और मैं को 2-4 NFTs उठा ले शौक से? सर हाँ, अगर कोई पुराना पीस आपको मिलता है जो कि रिनाउंड मतलब आर्ट है, ये नहीं कि अभी बस एक बच्चे ने एक जो है ना तलवार बना दी है तो अब ये भी बिकेगा, वो नहीं बिकेगा। और सर देखिए इसमें एक और चीज़ भी है, अब आर्ट का भी सर देखिए, एक तो बहुत अच्छी आर्ट है जिसको विजुअली देख के या सुन के या जिस तरह भी आप अप्रिशिएट करते हैं कि ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसकी वैल्यू है इसके अंदर। लेकिन बहुत ज़्यादा आर्ट ऐसी भी तो है ना सर जिसके इर्द गिर्द उस आर्टिस्ट की हाइप क्रिएट हो गई, यार ये नेक्स्ट बिग थिंग है तो अभी से इसका कर लो। तो ये मोरलेस इसी किस्म की चीज़ें हैं ना, मतलब इस अगर एक NFT के इर्द गिर्द एक हाइप क्रिएट हो जाए, जो कि आजकल के दौर में बड़ा नॉर्मल है कि भाई किसी ने एक हाइप क्रिएट कर दी क्योंकि कम्युनिकेशन चैनल्स इतने बढ़ गए हैं, तो ये बढ़ भी सकती है आपकी, मतलब आपकी बेट जो है वो एक कॉल हो सकती है जी कि आपने लिया था इतने का $5 का, वो अब हो गया 500-500,000 का हो गया क्योंकि किसी सेलिब्रिटी ने ट्वीट कर दी कि यार ये वाला मुझे चाहिए, तो वैल्यू ऊपर चली गई। दुनिया ऐसी चल रही है ना। बिल्कुल। दूसरी एक और चीज़ है कि आपने जो कहा ना कि हम खरीद लें, हमने नहीं खरीदना, हमने तो NFT बेचना है। देखिए हम बोलो जनाब का एक एपिसोड ऐसा करेंगे जो कहीं नहीं होगा, उसकी सिर्फ NFT होगी। हाँ। और ओनली द person or the people who own that NFT can watch that show, otherwise no one else can। बिल्कुल सर, और ये भी देख लें कि वो जो हमने की थी स्टोरी यहाँ पे, वो जो क्रिप्टो का एक CEO था जिसने वो बनाना वाला जो इंस्टॉलेशन पीस था वो बनाना खा लिया लेके पता नहीं कितने $1 मिलियन का, तो वो भी एक इसी किस्म की एक वेरिएशन है। तो अगेन द वर्ल्ड इज चेंजिंग और उसके अंदर ये आर्ट भी जो है वो इसने चेंज होती रहेगी। सर इसी से ताल्लुक़ रखने वाला एक और पॉइंट कर लेते हैं डिस्कस। सर वो कहते हैं कि टिकटॉक जो है वो अपनी तमाम वीडियोस को बना देगा मीम कॉइन्स का नाम दे रहे हैं उसके, मतलब मीम कॉइन्स बेसिकली मतलब जैसे कॉइन्स होते हैं आपके, मतलब बिटकॉइन है, क्रिप्टो, इथेरियम वगैरह, और ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ये होंगे। तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ NFT की बात हो रही है, लेकिन उसके अंदर वैल्यू उसने डाल दी है। क्या टिकटॉक की वीडियोज़ जो हैं, टिकटॉक्स जो हैं, वो भी अब करेंसी बन सकती हैं? 2025 की बात हो रही है। ये बिल्कुल बन सकती हैं, और मैं आपको इसमें एक और मज़े की बात बताऊं कि और ये तो सक्सेसफुल भी होंगी बिकॉज टिकटॉक एक बहुत सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म है। अच्छा, आप बाय द वे एक्स ट्विटर वो भी ये कर रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त मेरे एक दोस्त हैं जो कि म्यूज़िक की ऐप बना रहे हैं, और उसके पीछे भी वो एग्जैक्टली यही कर रहे हैं कि जी मैं ऐप बना रहा हूँ और इसमें जो गाने अपने डालेगा और जो गाने सुन रहे होंगे वो जो जितना वो सुनेंगे वो उससे जो जनरेशन होगी वो कॉइन की जनरेशन होगी, और बेसिकली वो सारे पैसे लोगों को आर्टिस्ट को क्रिप्टो में मिलेंगे, और वो क्रिप्टो जनरेट भी वहीं से हो रहा होगा, माइन भी वही सुनने से माइन हो रहा होगा। सो ये तो दिस इज़ वेरी डूएबल, मतलब इतना डूएबल कि इन पाकिस्तान पीपल आर वर्किंग ऑन इट। सर और ये देखें कि अब जो ये बेसिकली क्रिप्टो के ऊपर हम आई गए हैं, तो देखें ये बड़ी सालों से एक बात हो रही है कि जी एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन का जो है सारी चीज़ कि ये एक फ्यूचर है। अब आपके जो दकियानुसी सोच के मालिक हैं, मतलब ग्रेट्स ऑफ द ग्रेट्स जो हैं, वॉरेन बफे हो जाए और बाकी और हो जाए जो इकोनॉमी के अपने ओन राइट, उन्होंने दुनिया की इकोनॉमी के अंदर बहुत कंट्रीब्यूशन है उनकी, जो इस चीज़ में नहीं मानते कि जी पैसा जो होता है उसकी एक फिजिकल टेंजिबल एंटिटी होना चाहिए। अभी इधर ही हमने पॉइंट से डिस्कस किए कि आप बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो रहा है, उसमें कोई टेंजिबल एंटिटी तो एक्सचेंज नहीं हो रहे, एक डिजिटल कोड है जो किसी के अकाउंट से इतनी अमाउंट लेके दूसरे के अकाउंट में क्रेडिट कर रहा है उसको, और वो बंदा उस अमाउंट को यूज़ कर सकता है। हाँ, और उसके बाद आप जो टेंजिबल चीज़ है वो भी ख़त्म हो रही है। हमने लास्ट वीक बात की थी, गूगल वॉलेट आ रहे हैं यहाँ पे, एप्पल पे भी शायद आ जाए, तो आप वो
ख़त्म कर रहे हैं ना सारी चीज़, मतलब करेंसी भी डिजिटाइज हो रही, तो ये उसी की फॉर्म है एक, मतलब क्रिप्टो अगेन बहुत वेरिएबल्स हैं उसके अंदर, क्रिप्टो के अंदर एक उसकी अपनी एक्सचेंज है, एक अपनी मार्केट, एक अपनी वैल्यूएशन है। बिटकॉइन जो है पता नहीं $100,000 तक चला गया एक बिटकॉइन, और उसकी माइनिंग अलग चीज़ है। सो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एट द सेम टाइम बड़ी सिंप्लीफाइड एक इसके अंदर अगर बंदा अप्रोच रखे कि भाई जो कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम्स हैं जिनके ज़रिए से इकोनॉमीज़ भी कोलैप्स कर जाती हैं कई दफ़ा से उनकी ग्रीड की वजह से, मतलब इसके ऊपर फिल्में मौजूद हैं, इसके ऊपर किताबें मौजूद हैं, आप पढ़ लें। लेकिन ये जो है कि जी जो शख्स खुद अपनी चीज़ें कर रहा है उसके अंदर, उसको उस इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है बेसिकली, उसके अंदर कोई सेंट्रलाइज चीज़ है नहीं। हाँ, असल में जो ये पुराने आपने जिनका जिक्र किया है ना, जिनको क्रिप्टो का सिर्फ मसला है, उनका बुनियादी मसला यही है कि ये जो क्रिप्टो मतलब कोई भी अगर कॉइन है या करेंसी है, अगर उसको कोई भी मुल्क बैक नहीं करता, मतलब कोई ना कोई मुल्क ज़रूर सरकार होनी चाहिए जो उसको बैक करे, अगर कोई भी बैक नहीं करता तो वो नहीं चल सकता। लेकिन फिर वही बात है कि अगर कोई ना कोई उसको बैक करता है, या जिस तरह फ्यूचर में कहा जा रहा है कि सब मुमालिक अपनी अपनी क्रिप्टो करेंसी भी रखेंगे, फिर जब उन्होंने करनी होगी तो वो नई बनाएंगे या जो एग्जिस्टिंग होगी उनमें से एक को ओन कर लेंगे। लेकिन उसमें जो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, वो ये है कि वंस किसी भी सरकार ने एक करेंसी को ओन कर लिया, बैक कर लिया, तो फिर वो डिसेंट्रलाइज नहीं रहती। सर और लास्टली इसके अंदर ये है कि देखें अभी एक गैप तो ऑब्वियसली है, क्रिप्टो जो है अब बहुत बेहतर हो गया कि भाई उसको मैं यूटिलाइज करना चाहता हूँ एज वेरी रेगुलर करेंसी, कि भाई मैं जाऊँ और मैं पेमेंट भी क्रिप्टो में कर दूँ अपनी में। ये अभी नहीं हुआ, बट अगेन इस चीज़ में टाइम लगता है। अगेन बैंकिंग सेक्टर जो है उसके अंदर क्रेडिट कार्ड जब लॉन्च हुआ था तो सबके पास तो नहीं था ना सर। तो ये सारी चीज़ें जो है सर आगे जाके इनके अंदर चेंजेस भी आएंगे, हम देखेंगे भी। 12 सर हमारा वक्त भी ख़त्म हो जा रहा है। हमने तमाम सर पॉइंट्स आज हमने पूरा बकायदा शो जो है ये प्रेडिक्शंस के ऊपर कर दिया, और लोगों को आई एम श्योर ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगी होगी कि आगे क्या हो रहा है। लास्टली सर जो ये हैं जिनका ये ब्लॉग है, जिन्होंने सारी प्रेडिक्शंस की हैं, उन्होंने एंड में लिखा है, सर आज ये इस साल की हैं, इस साल की हैं। वो कहते हैं जी बकल अप 2025 इज़ गोइंग टू बी वाइल्ड। इसी नोट पे हम इजाज़त लेते हैं, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।